Hey everyone, welcome to Mentor Meter by कल्पना सिंह एंड दिस इज पार्ट 3। अभी तक मैं दो जो है पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी और ये थर्ड पार्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस पीटी 365 2023 का, जिसमें कि पूरे साल की जो है करंट अफेयर कवर हो रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस फोन टैपिंग। फोन टैपिंग के बारे में आपने मूवीज में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा, क्राइम पेट्रोल देखते हो आप, या फिर जो सीआईडी आता था वो सोनी पे, वो उसके बारे में तो फोन टैपिंग आपने सुना होगा। फोन टैपिंग एक्चुअली में न्यूज में क्यों आया? रिसेंटली एन आईपीएस ऑफिसर was under probe for tapping the phone of political leader in 2019। यानी कि 2019 में एक आईपीएस ऑफिसर ने फोन टैपिंग का जो मामला था वो फोन टैपिंग किया और इसी की वजह से ये जो अभी बात उठी है तो ये न्यूज में है। सबसे पहले बात करते हैं फोन टैपिंग होती क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, फोन टैपिंग रेफर्स द monitoring of internet-based communications and phones by a third party by secret means। यानी कि किसी भी, सपोज करो आप किसी से बात कर रहे हो और एक थर्ड पर्सन है जो कि बिना आपकी इजाजत के फोन को टैप कर रहा है या फोन आपकी बातें मैसेजेस वगैरह सुन रहा है, दैट इज कॉल्ड फोन टैपिंग। इट्स नॉट ऑल अबाउट के कॉल पे ही हो, बट आपका जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस हो या फिर नॉर्मल मैसेजेस हो वो सारा वो पढ़ रहा हो या देख पा रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड फोन टैपिंग। यानी कि वायरलेस मीन्स योर लाइन बगिंग या इंटरसेप्शन ऑफ द फोन। तो ये सारी चीजें आती है कि आपके स्क्रीन वगैरह को वो कैप्चर करे या कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू आपका जो डेटा है या आपका जो कॉन्वर्सेशन है उसको पढ़ सकें। जो सबसे पहले कमेंस हुआ था ये यूएसए में 1890s में आया था और इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 की अगर बात करते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट राइट देता है फोन टैप करने के कुछ स्पेसिफिक एजेंसीज को या गवर्नमेंट एजेंसीज को, जिसमें से स्टेट्स, पुलिस हैव द पावर टू टैप योर फोन। एट सेंटर 10 एजेंसीज दी गई है ऑथराइज 10 एजेंसी को अथॉरिटी दी गई है कि वो फोन टैप कर सकते हैं। सबसे पहले है सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो and Enforcement Directorate, Narcotics, Central Board of Director Taxes, Directorate of Revenue, Intelligence and National Investigation Agency, RAW, RNW, Director of Signal Intelligence and Delhi Police Commissioner। तो ये सारे लोग जो हैं आपके फोन को इजीली टैप कर सकते हैं, ये अथॉरिटी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद आता है टैपिंग बाय एनी अदर एजेंसीज वुड बी कंसीडर्ड इलीगल। यानी कि इन 10 जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट एजेंसीज, उनके अलावा अगर कोई फोन आपका टैप करता है किसी भी तरीके से या किसी भी रीजन से, तो वो इलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी। अब बात आती है ऑर्डर शुड बी issued only by Secretary, Union Ministry of Home Affairs or his state counterpart in writing, only then can be tapping begin। यानी कि जो भी यूनियन मिनिस्ट्री होम अफेयर्स है उसने बोला आपको या सेक्रेटरी ने बोला है कि हाँ आप कर सकते हो, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन टैप द फोन। फिर भी एक्सेप्शनल केस में आता है कि एक्सेप्शनल केसेस में द ऑर्डर में बी इशूड बाय द लोअर अथॉरिटीज ऑल्सो। जैसे कि आपने मजिस्ट्रेट लेवल पे या कुछ इस टाइप से आपने बात करी है और शायद किसी से कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है और आपने उससे अथॉरिटी ली हो जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा हो, तो आप यहाँ पे वो चीज दिखाई गई है कि लोअर अथॉरिटीज भी ये कर सकते हैं या जो परमिशन दे सकते हैं। सच ऑर्डर्स हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू competent authority within a specific time period। यानी कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ये किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार अथॉरिटी मिल गई तो आप फोन टैप करने ही बैठ जाओगे। अब ये बात आती है फोन टैपिंग के लिए क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए। सबसे पहले सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दूसरी चीज है यानी कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश हित के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, friendly relation with foreign states, and maintaining public order for preventing incitement to commission of an offense। यानी कि किसी भी तरह से आपके देश हित में जो भी
चीजें हो उसको ध्यान में रख के अगर आप ये फोन टैपिंग करते हो तो इट इज लीगल। अब शेड्यूल 7 में आता है telephones along with other communication devices mentioned under entry 31st of union list, यानी कि यूनियन लिस्ट में शेड्यूल 7 में दिया गया है टेलीफोन्स along with other communication devices उसको यूज करना। बात आती है आर्टिकल 19 की, जिसमें आप बोलते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। इफ अ पर्सन इज टॉकिंग ऑन टेलीफोन शी और ही इज exercising his or her right to freedom of speech and expression, thus telephone and tapping and would infringe Article 19 subclause 1 subclause A unless it comes within the restrictions on his rights set out in Article 19 subclause 2। यानी कि 19 आपको आजादी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आप बोल सकते हो अपनी जो भी एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी बोल दोगे फोन पे, क्योंकि एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी पुट करता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 आपके ऊपर। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू प्राइवेसी। टेलीफोन टैपिंग वुड इनफैक्ट आर्टिकल 21 अनलेस इट इज परमिटेड अंडर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कोई भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, क्योंकि आर्टिकल 21 आपको जो राइट देता है राइट टू प्राइवेसी का। अगर कोई भी आपको फोन टैप करता है बिना किसी जानकारी और बिना किसी रीजन के, तो ये भी उससे पहले उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा जो लॉ के द्वारा उसको बनाया गया है। इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 बात करता है इट रेगुलेट्स फोन टैपिंग, यानी कि फोन टैपिंग को रेगुलेट करता है कि ऐसे ही आपको कोई भी फोन टैप नहीं करेगा। राइट टू बी फॉरगॉटन, अब राइट टू बी फॉरगॉटन क्यों न्यूज में था? बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है रजिस्ट्री टू रिमूव डिटेल्स ऑफ अ कपल फ्रॉम सर्च इंजन एंड इंटरनेट, यानी कि किसी की सपोज करो कि कुछ भी प्राइवेट फोटोज या कुछ इस टाइप की डिटेल्स हैं जो कि इंटरनेट पे वायरल हो गई हैं और उसकी वजह से किसी भी पर्सन की या किसी भी कपल की जो प्राइवेसी है वो भंग हो रही है, तो उसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर कोर्ट में जा सकते हैं और उसके दैट इज इन द न्यूज। अब बात आती है अबाउट राइट टू बी फॉरगॉटन। RTBF is the right to have publicly available personal information removed from the internet search database या फिर वेबसाइट से उसको रिमूव करना, जिससे कि लोग कुछ समय बाद उसको भूल जाएं, यानी कि एक ही चीज को बार बार लेके डिस्कशन ना किया जाए। that is the meaning of right to be forgotten। इसमें ऐसा नहीं होना कि एक बार सपोज किसी ने क्राइम किया और उसको सजा भी मिल गई, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे ही वो चीजें वायरल हैं जिसकी वो सजा काट चुका है, तो ऐसा नहीं है ना कि सोशली भी उसको बार बार वहां पे एक्सप्लॉइट किया जाए या फिर उसको प्रताड़ना दी जाए कि भाई तुमने ये किया था, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो वाला सीन नहीं होना चाहिए। तो दैट्स व्हाट इट इज मेंशन हियर, राइट टू बी फॉरगॉटन। एंड सारी वेबसाइट सारी चीजें इंफॉर्मेशन वगैरह हटाए पब्लिक प्लेटफॉर्म से, पर्सनल इंफॉर्मेशन जितने भी हो क्वेश्चंस, so its question is no longer necessary। RTBF trace its origin to right to oblivion in French jurisprudence। so ये जो है right to oblivion is French jurisprudence है, या फिर आप कह सकते हैं उससे इन्फ्लुएंस है जो कि फ्रेंच में चल रहा था। so however RTBF is not an absolute right, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया और ये होगा ही होगा। It has been recognized as a statutory right in European Union under General Data Protection Regulation Act, यानी कि ये जो है यूरोप में या यूरोपियन यूनियन में ये जो है जनरल प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आता है, बट इंडिया में इसको एक पर्टिकुलर एक्ट के RTBF एक्ट में या RTBF जो लॉ है उसमें आता है, उसमें इसको प्रोनाउंस किया जा रहा है। इट वॉज implicitly recognized as a right for the first time by European Union Directive on Data Protection in 1995, because सबसे पहले ये यूरोपियन यूनियन में आया था 1995 में। आर्टिकल 17 ऑफ GDPR 2016 provides right to erasure for RTBF which permits data subject to request a controller to
डिलीट पर्सनल डेटा, आपका जो भी पर्सनल डेटा है उसको डिलीट करना। और इंडिया में अगर बात करें, देयर इज नो लॉ दैट स्पेसिफाई प्रोवाइड्स फॉर आरटीबीएफ, यानी कि कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है कि जो आरटीबीएफ को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया जा सके। अब यहाँ पे दिया गया कि आप जानते हो कि आरटीबीएफ है क्या? राइट टू प्राइवेसी विज राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी आती है आपकी, includes information that is not public, whereas RTBF involves removing information that was publicly known at a certain time and not allowing third parties to access the information anymore। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी इंफॉर्मेशन को, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कोई थर्ड पर्सन इस तरीके से जो है यूज नहीं कर सकता या फिर उसको एक्सेस ना हो। सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू बी फॉरगॉटन, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे वर्डिक्ट आता है दैट लैंडमार्क केस ऑफ केएस पुट्टास्वामी versus Union of India, Supreme Court recognized RTBF as a part of right to life under Article 21। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आइडेंटिफाई किया और बताया कि ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बात की आरटीबीएफ वाज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि आरटीबीएफ एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस भी लेके आता है, एंड दैट इज it could not be used if material is question was required for the exercise of right to freedom of expression and information, fulfillment of legal responsibilities, execution of a duty in the public interest or public health, protection of information in public interest, to purpose of scientific or historical study or for statistical purposes, establishment, एग्जीक्यूशन एंड डिफेंडिंग ऑफ लीगल क्लेम्स। यानी कि इन सारी चीजों को लेके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। उसके अलावा ऐसे आप कुछ भी यूज नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये अगर आप बात कर रहे हो कि नेशनल या किसी भी चीजों को लेके कि वहां पे क्राइम ना हो, अगर सपोज करो कि पूरा हिस्ट्री किसी बंदे का क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी, और वो तब भी इसी टाइप की चीजें किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तब तो यूज किया जा सकता है। अब आता है इम्पोर्टेंट कुछ और न्यूज थे इसी फर्स्ट पार्ट के ही। सो अदर इम्पोर्टेंट न्यूज आर देयर। माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटी वर्ड नहीं दिया गया है कि माइनॉरिटी होता क्या है। तभी माइनॉरिटी के लिए आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में प्रोविजंस हैं, जिसमें और उसके अलावा आर्टिकल 350B मेंशंस अबाउट स्पेसिफिक Officer for Linguistic Minorities। However, Center used National Commission for Minorities 1992 का जो एक्ट है उसमें कुछ जो है प्रोविजन दिए गए हैं, जिसमें कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड जोरास्ट्रियन माइनॉरिटी एज अ माइनॉरिटी उनको मेंशन किया गया है। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन NCMEI Act 2004 has been enacted for the safeguard of the education rights of minorities। यानी कि माइनॉरिटी के जो एजुकेशन राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए 2004 में ये एक्ट आया था। इम्पोर्टेंट जो प्रोनाउंसमेंट थी इसमें, एक तो थी in TMA Pai case 2002, Supreme Court held that linguistic and religious minorities are determined by taking states and as a unit and not by taking into consideration the population of country। यानी कि कंट्री की पॉपुलेशन के द्वारा नहीं, बल्कि इसको जो है आप कह सकते हो कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके अलावा केरला एजुकेशन बिल केस 1958 में सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट माइनॉरिटी शुड बी आइडेंटिफाइड एट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे कोई माइनॉरिटी को जो है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अब दूसरी चीज आती है सरना रिलीजियस डिमांड। अब सरना रिलीजियस डिमांड है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। सो हम बात कर रहे थे सरना रिलीजन डिमांड। वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ 5 स्टेट्स, यानी कि 5 स्टेट्स में जितनी भी डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, आसाम, उसके अलावा
that center recognize their religion as a sarna, यानी कि इन सारे स्टेट्स में जो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है उसमें जो है सरना को एक ट्राइबल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज किया गया है एंड सरना इज रिलीजन रिकॉग्नाइज किया गया है एंड सरना रिलीजन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल वर्शिप या नेचर वर्शिप कह सकते हो आप, जो कि नेचर को पूजा करते हैं एंड फॉलोड बाय द ट्राइबल्स इन सेवरल इंडियन स्टेट्स, यानी कि और भी इंडियन स्टेट्स हैं बट मेनली जो है झारखंड, उड़ीसा और आसाम में देखा गया है, उसके अलावा कुछ और स्टेट्स भी हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये याद रखना है कि सरना रिलीजन की जो डिमांड है वो की गई है और ये रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए कि ये एक रिलीजन है। अब आर्टिकल 370 आप सबको पता होगा कि ये न्यूज में था। आर्टिकल 370 की बात करते हैं। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एंड आर्टिकल 55A। तो आर्टिकल 370 का आप सिंपल सा मतलब था कि पहले जो है जम्मू कश्मीर में आप कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, जो भी प्रेफरेंस थी गवर्नमेंट जॉब्स की वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो भी, क्योंकि वहाँ का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, सिटीजनशिप थी, तो अब ये जो है वहां से रिपील कर लिया गया, हटा दिया गया है उसको। एंड अगस्त 5 marks 3 years of abrogation of Article 370 and 55A that give Jammu and Kashmir its special status and mandate to define its डोमिसाइल रूल्स, यानी कि जो भी डोमिसाइल रूल्स है वहां को चेंज किया। 2019 की अगर बात करते हैं, 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया promulgated constitution applications to Jammu and Kashmir Order 2019, which stated that provisions of Indian Constitution were applicable in state, यानी कि जो भी और स्टेट में जो चीजें चल रही थी, जो लॉज चल रहे थे, वही अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। And this effectively means that all provisions that formed the basis of a separate constitution for Jammu and Kashmir stand abrogated, यानी कि उसको हटा दिया गया है, वहां को कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जितने भी प्रोविजन है वो सारे लागू होंगे वहां पे। अब उसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल 35A, उसको भी स्क्रैप कर दिया गया है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो जाएगा आर्टिकल 370 हटने के बाद। आर्टिकल 335A बात करता था या प्रोवाइडेड जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर फुल discretionary power to decide permanent resident of states and give them special privileges in employment, property acquisition and education, यानी कि इसमें जो है एजुकेशन में, प्रॉपर्टी खरीदने में और इन सारे जो भी चीजें थी या इन सारे मैटर्स में सिर्फ जो जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स थे उनको प्रेफरेंस मिलती थी, बट अब ऐसा नहीं है, अब एक नॉर्मल स्टेट की तरह वहां पे चीजें होंगी। पार्लियामेंट पास जम्मू एंड कश्मीर reorganization act 2019 provide the reorganization of Jammu Kashmir into 2 union territories, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरीज में चेंज हो गया है, नेमली जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर होगा उसमें और जो लद्दाख होगा यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया बट लद्दाख में कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा। अब आर्टिकल 142 क्यों न्यूज में है? एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट सेट फ्री फॉर द रिमेनिंग 6 कन्विक्ट्स इन राजीव गांधी असैसिनेशन केस, यानी कि इसमें असैसिनेशन जो केस था, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एक्सरसाइज ऑफ its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice, यानी कि जो पूरा complete justice था किसी भी in any case or matter pending before it, यानी कि उससे पहले के जितने भी मैटर पेंडिंग थे उसको रिजॉल्व करना है। एनी डिक्री और पास्ड और ऑर्डर सो मेड शैल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की पूरी टेरिटरी में उसको एनफोर्स किया जाए, सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब आता है 145 सब क्लॉज 5, why it was in news, constitution bench of supreme court ruled that majority view of large bench will always prevail over a bench of lesser strength even if latter say a great number of judges agreeing with each other, यानी कि सिंपल सी बात है, constitutional bench of supreme court ruled that majority view of a large bench will always
प्रिवेल ओवर अ बेंच ऑफ लेसर स्ट्रेंथ, यानी कि एक जो सेगमेंट है जिसकी जो बेंच बड़ी बेंच है और एक में बेंच जो है छोटी है, तो फिर ऑफ कोर्स जो बड़ी बेंच का जो डिसीजन होगा वो ही प्रिवेल करेगा या सब उसी को ही मानेंगे। दूसरी चीज आती है इफ लेटर सॉ अ ग्रेटर नंबर ऑफ जजेस एग्रीइंग विद ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे से एग्री करते हैं तो उसको मानेंगे। इन व्यू ऑफ आर्टिकल 145 सब क्लॉज 5, concurrence of a majority of judge at the hearing will be considered as a judgment or opinion of court, यानी कि जजमेंट या फिर कोर्ट का जो भी है ओपिनियन वो माना जाए। आर्टिकल 145 सब क्लॉज 5 states that no judgment shall be delivered by Supreme Court without concurrence of a majority, यानी कि मेजोरिटी को बिना डिस्कस किए कोई भी जजमेंट नहीं दिया जाएगा of judges present at hearing of the case, but nothing it is clause shall prevail a judge from delivering a dissenting judge. So it was part 1. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे functioning of parliament, state legislature and local government. Till then, study hard and achieve your goal. Take care, bye bye. And if you really like the video and if I am adding the value in your studies, तो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल for further more videos, because very soon I am completing this segment of PT 365 Polity and Governance. उसके बाद जो environment की आई है उसके लिए, because environment is आप कह सकते हो कि environment में मेरा जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी है, तो काफी अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको, क्योंकि काफी सारा पोर्शन जो है ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और वो एक कंबाइंड सब्जेक्ट होता है। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।